नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। हिंदी जगत में एक साहित्यकार, कहानीकार जिन्होंने कविताओं के बाद कहानियों को अपना लक्ष्य चुना और लगातार नित नई कहानियाँ लिखी। यह कहानियाँ कहीं न कहीं प्रेमचंद की कहानियों से मेल खाते हुए आदमी की दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं। कविता कहानियाँ जीवन और समाज को बदलने की क्षमता रखती हैं। सच्ची कहानियाँ और कविताओं से आह निकलती है। कहानियाँ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि यह दुख की बोली है जो समाज के सुख दुख का संयोजन करती है। मानवतावादी साहित्य के एक ऐसे कवि व कहानीकार जिनका स्थान आज पूरे देश व प्रदेश में वही है जैसे हिंदी में बिंदी का होता है। उनकी कविताओं और लेखन में एक कवि हृदय व साहित्य की परिपूर्णता नजर आती है। वह एक कवि हैं, साहित्यकार हैं जो वर्तमान की कोपलों पर भविष्य का इनकलाब लिखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी श्री चंद्र जी की, जिनका मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ। सर, आपका सच तो सच के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बातचीत की शुरुआत की जाए तो आपका जो लेखन था, इसके पूर्व आपकी शिक्षा दीक्षा व आपका जो ग्रामीण परिवेश था वह क्या था? शैलेंद्र, हम निरा और ठेठ गांव के आदमी हैं। हमारा गांव ऐसी जगह स्थित है जो वर्तमान मध्य प्रदेश या उस समय का विंध्य प्रदेश, उसके एकदम किनारे में, यानी हम लोगों की जो खेत हैं उन खेतों के नीचे उत्तर प्रदेश का वो हड़िया और बाड़ोखर आता है। एक पर्वतीय इलाका है और एक पहाड़ी इलाका है जहाँ एक बहुत अच्छा कूड़ा वाटरफॉल जिसको हम कहते हैं बिलौही, उसके अरी के किनारे किनारे हम लोगों ने अपने बचपन का जीवन शुरू किया। और जब जैसा कहा तुमने कि अध्ययन प्राइमरी या हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल का तो गाँव में हुआ। सारा जीवन गाँव में पड़ा बचपन का, जहाँ से खाद बीज। आज यहाँ एक बात संशोधन करने में कि मैंने बचपन में तो कविताएं लिखी, लेकिन बाद में कविताओं के स्थितियाँ जो देखी, हमने पढ़ी सुनी, तो ऐसा लगा कि कविता इतनी सरल होती चली जा रही है, सरल होती जा रही, या इतनी मैंने हर कोई तुकबंदी मिला के कवि होने की लाइन में खड़ा है। तो हमारा ध्यान कविता से थोड़ा सा विरत हुआ। और जब हम हाई स्कूल में पढ़ने मऊगंज गए तो सबसे बड़ा मेरे साथ जो परिवर्तन मेरे जीवन में आया, मैं वहाँ पहली बार देश के बड़े बड़े अखबारों से परिचित हुआ। मेरे मामा पत्रकार थे, बड़े पत्रकार थे उस समय, और अमृत पत्रिका निकलती थी जो कलकत्ता से, इलाहाबाद से भी निकलती थी, तो इलाहाबाद वाली काफ़ी विंध्य प्रदेश में आती थी। उनके पास वो पत्रिका आती थी, अमृत पत्रिका। उस पत्रिका के माध्यम से हमने अखबार जगत में पहली बार अखबार देखा। गांव में तो अखबार देखने को मिला नहीं। जब 8वीं पास किए तो पहली बार अखबार देखा। फिर अखबार से ऐसा जुड़ा कि आज भी इस उम्र में, अब 80 साल का मैं हो गया हूँ, इस उम्र में यदि हमको अखबार न मिले पढ़ने को, सवेरे देश विदेश के समाचार न मिले, तो ऐसी बेचैनी सी लगती है। मैं बाहर भी जब जाता हूँ तो सुबह उठ करके पहला काम यही देखता हूँ, किसी होटल में के बाद भी बाहर यही देखता हूँ कि तो दिन की शुरुआत जो है अखबार से होती है। अखबार से घूम घाम करके लौटता हूँ। अब घूम घाम के लौटने के बाद पहला काम अखबार देखना और संसार को अपने एक दृश्य से देखना कि संसार में कहाँ क्या चल रहा है। तो इस माध्यम से हमारी कविता पीछे हो गई, कहानियाँ लिखी, लेकिन इसके बाद जो विचार संसार में जिस तरह से पनप रहे हैं, जिस तरह से जीवन दर्शन लोगों को बदल रहा है, उस तरह मेरा झुकाव हुआ। और पिछले 10 साल से मैंने अच्छे कुछ निबंध कह सकते हो कि लिखे, जिसको सराहना मिली और जो पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। ये 2-3 जो तुम्हारे पास किताबें देखने को मिल रही हैं। कविता का तो संकलन उन दिनों आया जब कविता के बीज 18-20 वर्ष में हर व्यक्ति का हुआ करता है, वो कविता की उम्र होती है। और उस समय चाइना का अटैक हुआ था हिंदुस्तान पर, तो हर कोई कविता, हर कोई बहादुर था, चीनियों को निपटाने में सब देशभक्ति का जो जज्बा था, जज्बा था, वो बचपन के दिन थे। तो हिमालय की पुकार नाम की पुस्तक उन दिनों छपवाई थी।
63-64 में आई जी। थी, अटैक के बाद की किताब थी। फिर इसके बाद अध्ययन की तरफ जुड़ा और अध्ययन से जुड़ते हुए नौकरी चाकरी मिली। नौकरी में इधर उधर भटकता रहा, अंत में शहर में आया और शहर में आकर के वो पढ़ने की लगा चाहो, वो पढ़ने की लग जब हम शिक्षक हो गए सन 62 में, तब फिर ऐसे गांव में छोटी जगह पर रहने के बाद भी हमने उन दिनों गांव में बस के माध्यम से या कोई रीमा आ रहा है उसके माध्यम से धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, कादम्बिनी, जो सारिका रहती सारिका और दिनमान, उस समय ये सारी पत्रिकाएं रीवा में आती जी। और सारी पत्रिकाएं हमारे गांव में हमारे पास पहुंचती थी। तो एक छोटा शिक्षक होने के बाद भी मेरा जो अध्ययन हुआ वो इस तरह हुआ कि मैं वहाँ के बड़े लोगों के जो हायर सेकेंडरी में लेक्चरर हुआ करते उनके संपर्क में आया और उनको भी उनके बातचीत के दौरान उनको भी ऐसा लगता रहा कि ये लड़का कुछ अलग तरह का है, अलग तरह से सोचता है। तो वो जो इसके बाद आकाशवाणी रीवा में खुली जी। और आकाशवाणी रीवा ने एक बहुत बड़ा काम किया बेटा शैलेंद्र। सबसे बड़ा काम आकाशवाणी रीवा ने किया कि बघेली को बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया इसने, क्योंकि बोली आधारित आकाशवाणी खुली थी, बोली के विकास के लिए खुली थी। और बोली के विकास को लेकर के जब हम लोग बैठे, आकाशवाणी के निदेशक हम लोग सदस्य उसके थे और बैठे, तो ये लगा कि जो अभिव्यक्ति हम खड़ी बोली में दे सकते हैं उससे बेहतर अभिव्यक्ति हम बघेली में दे सकते हैं, क्योंकि शब्दों की कमी बघेली में नहीं है। ये अपनी मातृभाषा ही कह सकते हैं। ये मातृबोली ही है, मातृभाषा ही है। और आज तो संसार का हर देश, अभी हम लोग तो एक नई संस्थान से हम लोग जुड़े हैं, अवधी बघेली जन जागरण यात्रा हम लोग कर रहे हैं। जी जी। अवधी और बघेली और अवधी का ये क्षेत्र जो है, क्योंकि ये हम तुम सब जानते हैं इस बात को कि अवधी का पहला महाकाव्य हिंदी का पहला महाकाव्य कहलाया। जी जी। जायसी का पद्मावत, तुलसी अवधी के थे जी और अवधी ही हिंदी कहलाई। जी। सूरदास ब्रजभाषी थे और वो ब्रजभाषा ही हिंदी कहलाई। विद्यापति मैथिल थे और मैथिली ही खड़ी बोली हिंदी कहलाई। यानी हिंदी में जो कुछ भी है वो सब बोलियों का है। वो एक समग्रता जो है, परिपूर्णता हाँ, हिंदी में नजर आती है। सारे के सारे संस्कार, सारे की सारी संस्कृति, सारी परंपरा, क्योंकि हिंदी का बेल्ट जो था, खड़ी बोली जिसे हम कहते हैं, खड़ी बोली का बेल्ट बहुत सीमित था और बोली का क्षेत्र इतना बड़ा था, जैसे मैंने बताया कि ब्रज, अवधी, मैथिली और बुंदेली और इसके बरक्स। जब इसको हमने पढ़ा, देखा, समझा, जब दुनिया बड़ी पढ़ते पढ़ते बड़ी दुनिया जवान हुई अपनी, तब देखा हमने कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर काम करें। और हम लोगों ने बघेली को में निबंध लिखे, वार्ताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे। तो ये सब जब लिखते लिखते ऐसा लगा कि हमारी अभिव्यक्ति में बड़ी क्षमता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप जानते हो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि हिंदी भले राष्ट्रीय भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो देश की, लेकिन हमारी भोजपुरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसलिए उन्होंने कहा कि भोजपुर के लोग ही भोजपुरी भाषा ट्रिनिडाद, टोबैगो, मॉरिशस के राष्ट्रपति बनाती है वही बोली भाषा। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले तुमने सुना होगा कि मॉरिशस के राष्ट्रपति जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके पिता जो राष्ट्रपति अनुरुद्ध जगन्नाथ, उनकी मृत्यु हुई और अपने मृत पिताजी का राख फूल वहाने वो बनारस आए हैं, परसों आए हैं। तो ये लगाव जो बोली का है, उनको मतलब मिट्टी के प्रति उनका लगाव था। इस देश ने उनको कुछ नहीं दिया, मिथिलांचल ने कुछ नहीं दिया, भोजपुरी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब वो बाहर गए, गिरमिटिया बन कर के गए, मजदूर बन के गए, एक देश खड़ा कर दिया उन लोगों ने। और उस संस्कृत को लेकर के आज भी अपनी संस्कृत से अलग नहीं है। पूरी का पूरा सोचो कि मरे हैं वहाँ मॉरिशस में, लेकिन उनका संस्कार यहाँ माने गंगा में अस्थि प्रवाहित करने के लिए प्रयाग आए हैं, बनारस गए हैं। तो ये जो बोलियों का क्षेत्र है, बोलियों को बहुत व्यापक क्षेत्र है। और यदि हम तो ये कहते हैं कि यदि बोलियों के साहित्य को हिंदी से अलग कर दिया जाए तो हिंदी के पास कुछ नहीं बचता फिर, वो छोटा क्षेत्र है। और अपना ये जिसकी बात मैंने कही कि चाहे पद्मावत ले लो,
चाहे तुलसीदास ले लो, जी चाहे मैथिल कोकिल की विद्यापति के पद ले लो, और चाहे सूरदास के पद ले लो, मीरा के पद ले लो, और यहाँ तक कि नरसिंह मेहता के भी ढेर सारे पद जो कि राजस्थानी से मिले जुले हैं। जी। जय वैष्णव जनते तेणे कहिए, अब तेणे और तेणे में क्या फर्क पड़ता है, वो बोली थी, और उस बोली ने इतना समाज में दिया कि आज हमको यदि गर्व होता है तो हम सीधे चले जाते हैं। हिंदी की बात होती है तो हम बोली में चले जाते हैं, जब कभी हिंदी की किसी से बात होती है तो हम सीधे खड़े हो जाते हैं बोली के पक्ष में, इसलिए कि बोली ही हमारी पहचान है। जी जी तुलसी को हम यदि घटात्मक ऋणात्मक कर दें, हमारे पास तो क्या बचता है। तो ये जो साहित्य का जो लगाव था बचपन का, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, और ये ढेर सारी पत्रिकाओं ने इतना दिया है बेटा हम लोगों को, इतना पत्रिकाओं ने दिया है कि तुम देख ही रहो कि हमारा तो संसार यही है। हमारे गांव का एक आदमी था, बड़ा मित्र था हमारा, तो कहता था भैया तुमने कुछ नहीं किया, एक सोना भी, एक अंगूठी नहीं खरीदी जिंदगी में, एक खेत खरीदा, वही किताबें क्या करो किताबें लेकर के। ये उसका अपना दृष्टिकोण था, लेकिन हमको उसके बाद से इतना सुख मिला कि वो ये तो कहता है कि हमने खरीदा, आपने तो कुछ नहीं खरीदा, तो किताबों से तो जुड़े रहे। और ये किताबें इतना जीवन देती हैं बेटा। मैं बराबर इन दिनों करीब 10-12 साल से निबंध लिख रहा हूँ, कहानियाँ फिलहाल बीच बीच में तो लिखता हूँ, कविताएं तो बिल्कुल छूट गई, क्योंकि जब यथार्थ से सामना हुआ तो यथार्थ से सामना होने पर लगा कि कविता तो यथार्थ के उतने नज़दीक नहीं जा रही है, यथार्थ की जा रही है नज़दीक या तो नारा हो जाती है। जी जी यथार्थ के नज़दीक जाने से कविता नारा बन जाती है, और लोग पूछने लगते हैं, साहित्यकार पूछने लगते हैं पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, यानी लेखक की पहचान पॉलिटिक्स से होने लगी। प्रेमचंद ने लिखा इस बात को कि भाई साहित्य राजनीति के आगे चलती हुई मिसाल है, लेकिन हम पूरा प्रेमचंद के साहित्य के या प्रेमचंद के इर्द गिर्द जो लेखक तैयार हुए उनको देखते हैं तो हम राजनीति के पीछे हो गए, राजनीति के पीछे चल रहे हैं, और राजनीति के पीछे चलते पुरस्कृत होते हैं। सर ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान का लेखन है, हाँ, वो राजनीति को केंद्र में रखकर किया जा रहा है, केंद्र में रख करके, मनुष्य को केंद्र में नहीं लिख रहा। यानी हम राजनीति की बात करें जी किसी पक्ष में हो जाए, चाहे भाजपा के पक्ष में, चाहे कांग्रेस के, चाहे कम्युनिस्ट के पक्ष में, तब तो हम साहित्यकार होंगे। सर। ये इस तरह का साहित्य का बंटवारा करके और साहित्य की राजनीति करना हमारे ख्याल से सबसे घटिया काम है। और ये बहुत बड़ा वर्ग लगा हुआ है इस काम में करने में कि हम किस विचारधारा के लेखक। आज बेटा सबसे दिक्कत ये है कि आज धर्म और राजनीति दोनों मनुष्य से विमुख है। जी उनके पक्ष में यदि कोई खड़ा होता है तो केवल साहित्य खड़ा होता है, लेकिन साहित्य भी आज धर्म से जुड़ा है या तो राजनीति से जुड़ा है। तो जब साहित्य राजनीति और धर्म से जुड़ जाएगा तो मनुष्य के ख्याल कौन करेगा। लोग धर्म की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन मनुष्य की बातें नहीं करते कि मनुष्य कहाँ है इस आपकी जीवन दर्शन में। सर ये देखा जाता है कि पहले जब प्रेमचंद जी कहानियाँ लिखा करते थे तो वह जीवन दर्शन होता था लोगों का, और हमारे आसपास के परिवेश की बातें होती थी, लेकिन आज ऐसा बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा। वही हमने जो कहानियाँ लिखी, हमारा कहानी का संकलन आया थोर का सुख जी, तो जो बघेली समझते थे वो कुछ में एक अच्छा लेखक है शशिभूषण तिवारी, तो उसने इस बात को लिखा, हमारी कहानियों को पढ़ने के बाद लिखा कि आपकी कहानियों में मुझे प्रेमचंद दिखाई पड़ते हैं जी। तो हमने कहा प्रेमचंद तो बहुत बड़े लेखक है, उतने बड़े लेखक तो हम नहीं हैं, लेकिन हाँ गांव का जो चित्रण हमने किया है, जिस तरह से मैंने गांव के दुख देखे, गांव के सुख देखे, गांव की समस्याएं देखी। प्रेमचंद क्यों बड़े हुए, इसीलिए नहीं कि वो गाँव शहर से होते हुए गांव से जुड़े थे, वो जीवन रस जो पाते थे वो सारा का सारा जीवन रस उनका गांव से लेते थे। तो आज भी हम गांव से इस तरह से जुड़े हुए हैं, हम महीने में 10-15 दिन गांव जाते हैं। हमारी खाद पानी, हमारे लिखने का सारा खाद पानी, इन सारे वर्तमान में जो निबंध हमारे धारावाहिक आ रहे हैं उन निबंधों में समाज है, परंपरा है, संस्कृति है, लोकगीत हैं, लोक संस्कार हैं, माने समाज में वो चीज़ें जो उपेक्षित होती है लिया, साहित्य ने जिनको हाशिए पर कर दिया। साहित्य में तो राजनीति आ गई, तो ये कह सकते हैं कि राजनीति ने जिसको हाशिए पर कर दिया, तो हम आप साहित्य के थ्रू, साहित्य के द्वारा उसको आप समाज को, हाँ उसको उसको खींचे, हम लाएं केंद्र में, इसको मनुष्य को ही केंद्र में लाएं भाई, राजनीति को केंद्र में न लाएं।
आज दुनिया भर में जिस तरह हम देखते हैं तो हम इतने इतिहास की पुरानी चीज़ों को लेकर के लड़ जाते हैं अपने में, जबकि उनका कोई मायने मतलब जी नहीं रह जी गया है। जी हमको तो आगे दिश देखनी है। एक बार बहुत अच्छा इन्हीं पीछे देखने वाले को, जो कुछ लोग जो पीछे देख करके आगे का भविष्य खड़ा करना चाहते हैं, तो नामवर सिंह ने बहुत अच्छी बात कही थी। नामवर सिंह ने कहा कि ईश्वर ने आंखें बनाई हैं आपको, आंखें पीछे नहीं बनाई हैं, आगे बनाई है। चेहरे पर आगे आंख बनाई, आगे देखने के लिए बनाई, पीछे देखने के लिए नहीं बनाई। पैर भी आगे बनाए हैं, आगे चलने के लिए, पीछे चलने के लिए नहीं बनाए। तो साहित्यकार यदि पीछे देखने लगेगा, पीछे देखे, पीछे रस ले हो, लेकिन उन रूढ़ियों को, उन प्रथाओं को जो कि मानवोचित नहीं है, उनको तो किनारे करना पड़ेगा उसको। ये भी कह सकते हैं ना सर कि जो पहले साहित्य लिखा गया था उस समय की परिस्थितियां कुछ दूसरी रही होंगी, निश्चित रूप से। और आज की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल बदली, बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही हैं। बिल्कुल नहीं मेल खा रही। तो आज के साहित्य की जो बात है वो तो एक बहुत अच्छा किसी कवि ने एक बात कही थी कि अच्छे आदमी कम होते जा रहे हैं, अच्छे आदमी दुनिया में कम होते जा रहे हैं। ये दुनिया को देखकर नहीं, अपने को देखकर लगता है। अपने को देखो तो ऐसा लगता है कि अपने अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कमी हो रही है। कमी हो रही है। तो जब अपने अंदर देखोगे तब बाहर दिखाई पड़ेगा, हाँ वैसा हो रहा है। और जब तक साहित्य अपने अंदर न देखा जाएगा, दूसरी स्थितियाँ, फोटोग्राफी नहीं है आकाश, ये कहानियाँ, लेखन फोटोग्राफी नहीं है, उसमें वो तत्व हमको तलाशना है, जीवन का वो रस देखना है कि जो मनुष्य को मनुष्य होने की स्थिति में खड़ा करे। तो इसलिए लोक साहित्य की तरफ जाना, लोक समाज की तरफ जाना। मेरी किताब का नाम है, निबंधों की किताब है, लोक शास्त्र और परंपरा जी, जिसमें लोक भी है, शास्त्र भी है। और शास्त्र और लोक को जानते हो कि शास्त्र तो ये कहता है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। भले ही शुद्ध हो, अच्छा हो, शास्त्र इजाजत देता हो, लेकिन जब लोक के विरुद्ध है उसको नहीं करना चाहिए। उसको नहीं करना चाहिए। और लोक इतना ताकतवर है कि जानते हो कि तुलसीदास ने अंगद की प्रशंसा और विभीषण की कितनी प्रशंसा की। बार बार गले लगाते हैं, भाई कहते हैं, बेटा कहते हैं, ये सब क्या क्या रिश्ते जिन जोड़ते हैं उनसे। लेकिन लोक है कि उनको आज भी घर का भेदी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर का भेदी कहना लोक की इतनी बड़ी ताकत है कि सारे काव्य उसकी प्रशंसा में लिखे गए, सारे के सारे काव्य झूठे हो जाते हैं। तो ये ताकत लोक में है, उस बोली में, हर बोली में है। क्योंकि आप देखें, आप पूरा परिदृश्य देखें समाज का, तो आज स्त्री विमर्श, तमाम स्त्री विमर्श, दलित विमर्शों की बात होती है। आज आप किसी स्त्री से पूछें कि सीता, क्या तुम सीता बनना चाहती हो, कोई स्त्री सीता बनने के लिए तैयार है नहीं है। और कोई स्त्री राम जैसा पति भी हो नहीं चाहती कि राम जैसा पति हो। ये क्यों? जबकि तमाम रामलीलाएं हो रही हैं, तमाम राम पर कथाएं हो रही हैं, सब कुछ। राम क्यों नहीं? क्योंकि राम का न्याय जानती है कि राम ने न्याय किया है। तो ये जो भीतर से विद्रोह है औरतों का, वो जाती है कथा सुनने, सब कुछ जाती है, लेकिन उनसे कहा जाए क्या तुम सीता, विद्रोह जो है उनके अंदर, हाँ, वो बराबर बना ही रहता है। बना। अलबत्ता इसके जो तुलना में नाम भले कोई न रखती हो, लड़की, कोई माँ बाप अपने लड़की का नाम ककई न रखता हो, ककई न रखता हो, लेकिन इसके बाद भी कैकेयी का हक हर समाज चाहता है कि हमारे बेटे को भी तो हक चाहिए। फिर ऐसा हक इसलिए चाहिए कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, और हमारा बेटा ननिहाल में पड़ा है। ये क्या मामला है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? मैथिली संगीत बड़ी साफ बात कहते हैं कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गे है। क्यों नहीं बुलाया गया? यानी एक खासी कूटनीति ऐसी थी कि उसको दूर ही रहना चाहिए, और वो बात सामने आ जाती है अंत में। तो ये लोक की ताकत जो है साहित्य में, ये सबसे प्रखर, सबसे तेज है। इसलिए हमारा झुकाव जो हुआ, खड़ी बोली, मुझे कविताएं बहुत पसंद हैं, बहुत याद हैं, बहुत लोगों की कविताएं मुझे याद हैं, खूब मैं पढ़ता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ, गज़लें पढ़ता हूँ।
लेकिन जब उनका यथार्थ देखता हूँ सामने आकर के, तब लगता है कि जो कहानियों में जितना यथार्थ व्यक्त कर सकता है आदमी, अपने विचार को जितनी अभिव्यक्ति दे सकता है, उतनी कविताओं में गुंजाइश नहीं है। ये भी सोच देखने में आता है कि कविताएं जो होती हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। हाँ हाँ हाँ। जबकि कहानी जो है हमारी एक सोच को बताती है कि समाज क्या सोचता है। हाँ, क्या सोच, क्योंकि कवि के बारे में तो कहा गया है, कवि निरंकुश होता है। जी जी। तो जो निरंकुश हो गया, तो उसकी माने वो निरंकुश आदमी तो कुछ भी कहे, बिल्कुल वो आजाद है। लेकिन यहाँ तो नियम कायदे फ्रेम है, एक खांचे। जब कहाँ अब वो सब खांचे टूट गए हैं सब चीज़ों के, चाहे कहानी को, तो पहले कहानियों में तत्व हुआ करते थे, ये है वो है। अब कहानियाँ उस तरह की तो होती नहीं। अब तो कहानियाँ एक रेखी कहानी, जैसे कितनी ही अच्छी कहानियाँ आई, क्योंकि कहानी सोचो कि 100 वर्ष के अंदर कहानी इतनी आगे हो गई। कविताएं तो 1000 वर्ष से लिखी जा रही हैं। कविताओं ने उतना स्थान नहीं बनाया जितना कि कहानियों ने, हिंदी की कहानियों ने स्थान बनाया। आप प्रेमचंद आज रूस में पढ़े जाते हैं, फ्रांस में पढ़े जाते हैं, ब्रिटेन में पढ़े जाते हैं। माने विदेश में पढ़ा जाने वाला जो साहित्य भारत का है, वो कहानी, उपन्यास और नाटक ही हैं जो कि सबसे अधिक पढ़े जाते हैं। जबकि तुलसी सूद नए कवियों की किसी की कविताएं बाहर अनुवाद करने के लिए तमाम अनुवाद लोग कर रहे हैं, लेकिन वो स्थान नहीं बना पा रहे हैं जो स्थान हमारे कहानियों ने बनाया। प्रेमचंद ने बनाया, अकजई ने बनाया, जैनेन्द्र ने बनाया। ये ऐसे कहानीकार हुए जिन कहानियों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। सर, आपने कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, निबंध लिखे, बहुत सारे संस्मरण भी लिखे। अब वैचारिक स्थितियाँ तो वही हैं जैसा, क्योंकि हर क्षेत्र में जब सम्मेलन होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही बेटा इस समय देश में, समाज में, अपने अपने गाल बजाने में सब लोग अपना अपना गाल बजा रहे हैं। ऐसे यूट्यूब ने तो अभी बर्बाद कर दिया है अपनी बात तंत्र की। कहीं कोई इसका जांच नहीं, कहीं परख नहीं, अपने आप जो कुछ कर रहे हैं। तो इस स्थिति में समाज के साहित्यकार वर्ग को अराजक जैसा बना दिया है। जो इच्छा हो सब लिख रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा कर, भ्रम की स्थिति पैदा, अराजक स्थिति पैदा करा है। इसलिए को राजनीति से प्रभावित है। जी, कह सकते हैं कि एको हम द्वितीय। हाँ, बस वही जो सत्य है वही सच है, बाकी सब निरर्थक है। तो जो इसका कारण है विमर्श की कमी हुई। अच्छा, वो विमर्श नहीं चाहते। अब विमर्श चाहते हैं तो अपने पार्टी लाइन पर चाहते हैं, अपने सिद्धांत, अपने विचार के अनुसार विमर्श चाहते हैं। तो जब विमर्श अपने विचारों के साथ हो, तो मैंने बताया कि 88,000 लोग इकट्ठा हुए ऋषि, और सब ने अपने मत कहे। सालों संघर्ष चला। अभी हम नैमिषारण्य गए थे, वहाँ भी हमने देखा किस तरह से कहाँ लोग बैठ करके बहसें किया करते थे, ऋषियों का आश्रम किस तरह से हुआ। इसके बाद जब निष्कर्ष नहीं निकला, निष्कर्ष तो कुछ होता नहीं, शास्त्र का कोई निष्कर्ष नहीं होता, सब अपने अपने मत है, कोई गलत नहीं है। जी जी। तो कह दिया सब ने मिल करके नेति नेति न इति न इति, कोई इसका अंत नहीं है। यानी ये सब इस पर सहमत हो गए कि जो सब कह रहे हैं ठीक है। जैसे किसी ने कहा एको हम, दूसरे ने कहा एको हम ठीक है, लेकिन बहुत श्याम, मैंने बहुत है, एक ही नहीं है, बहुत है। तो ये बहुदेववाद, बहु परंपरा हमारी, एको हम, जैसे तत्तुम असि, शंकराचार्य ने जब एको हम कहा तो दूसरा विचार तत्तुम असि, तत्तुम, वह तुम ही हो, जिसकी खोज में जा रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम ही हो। तुम अपने अंदर देखो ना, अपने अंदर देखो तो वो साफ दिखाई पड़ेगा कि वो तुम ही हो। शंकराचार्य ने कहा एको हम द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलुदम ब्रह्म, एक ही है। लेकिन यहाँ देखो परंपरा किस तरह से बन गई कि कितने भगवान हो गए, कितने रूप हो गए, सभी के अपने अपने ब्रह्म हो गए। हाँ, अपने अपने ब्रह्म हो गए। और समाज को बांटने में इन ब्रह्मों ने क्या करामात की, उन्होंने तो रोका। जैसे बुद्ध को ले लो, बुद्ध ने कभी ईश्वर होने की अपनी बात नहीं कही, वो पूरी तरह नास्तिक थे, मूर्ति के पक्के विरोधी थे। लेकिन आज संसार में सबसे अधिक मूर्तियां यदि किसी की हैं, बुद्ध की है, तो बुद्ध की है। पहाड़ का पहाड़, वहाँ बामियान में जब तोड़ा गया, तालिबानों ने तोड़ा, तो पहाड़ का पहाड़ बुद्ध। दो आदमियों की तस्वीर बनाना बड़ा सरल है, बुद्ध की, महात्मा गांधी की। चश्मा लगा दो कहीं, गांधी जी बन जाएंगे, और कहीं बैठा दो बुद्ध बन जाएंगे। तो ये दो मूर्तियाँ सबसे आए, दो सबसे नजदीकी, मनुष्य के सबसे नजदीक के आदमी थे।
जिन्होंने अपने को ईश्वर नहीं घोषित किया, लेकिन ईश्वर से कम नहीं थे। यदि कोई ईश्वर अवतार लेता है जी जी और वो अपनी अपनी समस्याओं से, सारे समस्याएं अपनी अपनी से लड़े। गांधी ने तो किसी कोई समस्या संसार के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी तो खुद की देश कोई के लिए समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं। राम अपनी समस्या से जिंदगी में लड़ते रहे, कृष्ण अपनी समस्याओं से लड़ते रहे, लेकिन गांधी तो अपनी समस्याओं से, देश और संसार की समस्याओं से। बुद्ध भी अपनी समस्याओं से नहीं लड़े, संसार के कल्याण के लिए बुद्ध निकले। ऐसे लोग हमारे यहाँ हुए, और उनके बीच में ईश्वर हम ढूंढने लगते हैं। तो आसाराम भी एक लोगों, कुछ लोगों के ईश्वर हैं, कुछ लोगों के राम रहीम भी ईश्वर हैं। तो ईश्वरों की तो हालत ये देख ही रहे हो संसार में। सर, आपने बहुत सारे साहित्य आंदोलनों को देखा होगा, हाँ और देखा। इनमें किसी एक आंदोलन में आपकी रुचि रही होगी। हाँ रही, रुचि रही। हमने देखा, हम क्योंकि प्रलेस से जुड़े थे, जी कमला प्रसाद जी थे, तो उनकी वजह से, क्योंकि प्रलेस की एक बात मुझे अच्छी लगी, इसमें पढ़ने वाले लोग अच्छे हैं, इनके माध्यम से जानकारियाँ अच्छी एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है। बुद्धिजीवी, जैसे वर्तमान में हमारे शहर में ही, जैसे कि यदि बुद्धिजीवी वर्ग में किसी की समझ और पकड़ अच्छी है तो सिर्फ दिनेश कुशवाहा की है। जी जी उनका अच्छा अध्ययन है, शास्त्र पर भी, कम्युनिज्म पर भी, दलित पर भी, स्त्री पर, हर विषय में उनकी एक अच्छी पकड़ और समझ है। तो वो चूंकि परिपक्व हैं, लेकिन बाकी लोग जो हमने देखा, जिनसे भेंट हुई, तो केवल वो जो कहते हैं, यदि आपने उनके समानांतर कोई बात कह दी तो उनको कहते नहीं नहीं, ये तो विरोधी विचारधारा का आ गया हमारे बीच में, ये तो कुजात है। तो हमने एक लेख लिखा, हमारे वैसे पार्टनर जब हमसे पूछा कि पार्टनर तुम्हारी जाति क्या है, जी हमने इस पर एक लेख लिखा कि पार्टनर तुम्हारी जाति क्या है। उन्होंने पूछा पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो हमने कहा नहीं, तुम्हारी जाति क्या है। और वहाँ जब जाके देखा हमने उस प्रदेश में, तो घनघोर जातिवाद, घनघोर वर्गवाद, हाँ, बौद्धिकता ओढ़े हुए, संसार का सब दुनिया भर का दौड़ के बौद्धिक का ठेका हमें नहीं करा, इसलिए कि रूस से हमने ठेका लिया। और रूस की स्थिति जानते हो, वर्तमान में भी देख रहे हो कि एक तानाशाह, जहाँ कम्युनिज्म से बड़ा तानाशाह कोई नहीं होता। जब वो जन की बात करता है, कहते हैं कि हम जन की बात करें, जन पक्षधरता, वही जनहानि कर रहे हैं। हाँ, सबसे जैसे चीन है, साम्यवादी देश में कहलाता है चीन में बोलने की आज़ादी नहीं है, और भारतवर्ष में जिसको मन हो गाली दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री भी हो चाहे राष्ट्रपति हो। कहीं कोई यदि ज़्यादा अभद्र हो गया तो भले उसको कुछ, लेकिन ज़्यादातर आज़ादी तो अभिव्यक्ति की है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढोल पीटने वाले ये प्रगतिशील लेखक सबसे अधिक यदि प्रतिरोध ये करते हैं अभिव्यक्ति का, तो यही करते हैं। इनके साथ रह करके हमने देखा, खूब साथ में रहे इनके, और साथ में रहने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इनका तो कुनबा है, इनकी एक बिरादरी है, और ये बिरादरी पूरे देश में फैली हुई है। अब दुख की बात यह है कि कम्युनिस्टों को कांग्रेस ने पाला, और पालने के कारण आज देश भर के सारे संस्थानों में वही लोग बैठे हुए, उन्हीं की पीढ़ी बैठी हुई है। तो अब जब कोई नया आता है, कुछ नए विचार लेकर के आता है, तो उसको खारिज करते हैं और नहीं पचा पाते उसको। ये इन आंदोलन के माध्यम से मैंने देखा दोनों। इसलिए मैं किसी आंदोलन से नहीं जुड़ा हूँ, न प्रदेश से जुड़ा हूँ, न इन परंपरावादियों से, क्योंकि ये परंपरावादी जो हैं, जिनको हम परंपरावादी कहते हैं, इनको अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है। इसलिए कि हम कैसे मोहम्मद रफ़ी को अलग कर सकते हैं बेटा, अपने संगीत से हम कैसे आलमदीन खान साहब को अलग कर सकते हैं, अपने संगीत से कैसे तानसेन को अलग कर सकते हैं, हम अपने संगीत से बड़े गुलाम अली को कैसे अलग कर सकते हैं। इनको अलग करते हैं, तुम्हारे पास क्या बचता है? न तो इनको अलग कर सकते हैं, ना साहित्य से अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो अमीर जैसी हस्ती है। खुसरो को हम, रसखान को हम अलग कर सकते हैं। हम तो रसखान को सूर के आगे ले जा खड़ा कर देते हैं, रसखान जैसा। तो इनको हम मुसलमान मान करके बांध के, ये जो परंपरा हिंदूवादी लोग मुसलमान हिंदू इसकी बात करते हैं, तो इनके अंदर कहाँ है? अभी परसों हमने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, उनका ले विजय बहादुर सिंह हमारी किताब की भूमिका में लिखा है। तो उन्होंने किसी राशिद भारत भवन में किसी राशिद का कार्यक्रम था, तो गए, वो इतनी भीड़ थी, राशिद मुसलमान था, कलाकार था, उसको सुनने के लिए बोले जगह नहीं मिली, बाहर बैठ कर हम पर्दा लगा दिया कर देख रहे थे। अब वहाँ न कोई हिंदू था, मुसलमान था, एक कलाकार था। अब अलाउद्दीन खान से बड़ी बात क्या होगी सोचो, जिसने अपनी बेटी की शादी पंडित रविशंकर से की। जी जी पंडित रविशंकर ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने
सुरबहार नहीं छोड़ा और जिंदगी में कितने लड़कों को पढ़ लिख करके तैयार किया, पिछले 2 साल पहले वो भी मरे ही नहीं है। तो ये जो संस्कृति और साहित्य और कला को जो जाति या धर्म से बांटते हैं, भले ही वो कुछ माने उनके अंदर का जिंदा हो मुसलमान, फिर भी मुसलमान उनका धर्म का मामला है, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं लेकिन इंसानियत है। इंसान तो है। वही जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडोनेशिया गए, रामलीला देखी उन्होंने, तो बोले तो हमारे हिंदू वाले हैं और तुम लोग तो मुसलमान हो। विदेश मंत्री से कहा तो उसने कहा कि सर हम लोगों ने अपना धर्म बदला है, अपनी संस्कृति नहीं बदली। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है कि असली एक ही ईश्वर है, हमने पूजा पद्धति बदली है। और एक ही ईश्वर की बात तो शंकराचार्य भी हमारे खाते हैं, एकात्मवाद। तो इस तरह से जब बात आती है तो उन्होंने कहा कि ये कैसा है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं, जब हम जाते हैं इनके बीच में जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो परंपरावादी जिनको हम कहते हैं ना, जैसे गुलाम अली साहब, जैसे ये बनारस वाले बिस्मिल्लाह साहब अमेरिका गए, पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं, अमेरिका गए, उनकी बांसुरी लोगों ने सुनी, शहनाई भी सुनी, शहनाई सुनी, सब मुग्ध हो गए। अमेरिका ने कहा बाबा आप यहाँ रुक जाओ, हम आप जितना चाहो उतना पैसा देंगे, घर देंगे, रहने के संग कुछ नहीं देंगे, जितना चाहोगे सब देंगे। तो बड़े बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा कि लेकिन ये बताओ कि विश्वनाथ लाओगे यहाँ, विश्वनाथ मंदिर, गंगा लाओगे यहाँ। अब उस मुसलमान का जो नमाज पढ़ता है, शहनाई बजाता है, जाति और धर्म से मुसलमान है, लेकिन उसे गंगा चाहिए, उसे विश्वनाथ मंदिर चाहिए। अलाउद्दीन खान साहब मैहर में थे, राजा लाए थे उनको, लेकिन अलाउद्दीन खान साहब मंदिर की देवी के पास मंदिर सितार बजाने जाया करते थे, सितार और सुबहार वहाँ जाया करते थे। उनका कोई मजहब नहीं था, कोई जाति नहीं थी, लड़के जाति थी, उनका धर्म था अलग, लेकिन कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कहीं कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं। लेकिन अब साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक जाति, धर्म में भी जितनी जाति नहीं है। धर्म में तो इतना बंटवारा है कि मत पूछो, चंदन कोई खड़ा लगाता है तो कोई पड़ा लगाता है, तो कोई बीच में ऐसा करता है, क्या क्या तरीके तमाशे नहीं करते लोग। लेकिन एक कलाकार को जब कला की दृष्टि से उसको देखो, अब वर्तमान में देखा जाए तो रस खान को मुसलमान लोग कहेंगे कि काफिर है, लेकिन काफिर तो नहीं है, वो तो कृष्ण का अनन्य भक्त है, सूरदास से बड़ा भक्त है। या कमरियर या लकुटियर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डालो, इतना सब कहने वाला, जो कि मानुष हो तो वही रसखान बसों ने जीवो तो गाँव की ग्वारी। इतना समर्पण तो जीवन देखने को नहीं मिलता। तो ये इस तरह के हम यदि जाति में बांटेंगे तो हमारा साहित्य तो अधूरा हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। हम तो पूरा खारिज करने परमावत का जायसी, अभी हम गए थे अमेठी गए थे, जायसी का जन्म स्थान देखने, वहाँ समाधि यहाँ उनकी बनी, वहाँ गए थे देखने। वहाँ मुसलमानों के बीच में रहे हम, लेकिन देखा कि सोचो कहाँ पद्मावत लिखा गया, कहाँ की कहानी लेकर के लिखा गया। अलाउद्दीन खान जो शासक था उसको शैतान लिखा उन्होंने कि शैतान है। माने यदि वो मुसलमान है तो एक मुसलमान को शैतान तो नहीं लिखेगा, लेकिन वो सूफी था, फकीर था, संत था, महात्मा था, उसके अंदर कोई जाति पाति नहीं थी। वो तो मनुष्यता ढूंढ रहा था, किसमें कितनी मनुष्यता है। मनुष्यता देखा कि रतन सिंह के पास है, नागमती के पास है, पद्मावती के पास है, गोरा के पास है, बादल के पास है, लेकिन अलाउद्दीन खान के पास नहीं है। सर अगर बात करें तो अब जैसे समाज बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो क्या एक नए आंदोलन की ओर ये इंगित हो रहा? बहुत जरूरी है, आंदोलन बहुत जरूरी है, लेकिन आंदोलन करने वाले सही आदमी नहीं है। क्योंकि अब हर आंदोलनकारी या तो कुछ दिन करने के बाद थक जाता है, खत्म। अब गांधी जैसे लोग तो रहे नहीं जी, और वो कृषक आंदोलन जैसा हुआ था बिहार में, वो जैसे लोग नहीं रहे। अब आंदोलनों का खत्म हो जाना समाज के पतन का कारण बनता जा रहा है। अरे एक नमक आंदोलन छोटा सा चलाने में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था।
ये आंदोलन तो, ये आंदोलन को इतनी समाज के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी बेटे आंदोलन की। जैसे जाति वर्ग का जो आंदोलन शुरू है, जैसे पिछड़ा हरिजन आदिवासी, अब जाति जाति, अब सोचो पहले देश धर्म पर लड़ता था, अब जात पर लड़ रहा है। अब जाति के जात पर लड़ेगा, उपजातियों पे मतलब उपजातियों पर लड़ाई होगी। सबको आरक्षण चाहिए, सबको सुविधा चाहिए, काम भर कुछ नहीं चाहिए, बैठे बैठे खाना मिल रहा है। सारा देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। पूरा देश माने अब हिंदुस्तान की हालत वर्तमान में यह है कि ये लंका की तरफ पहुंचता है, जैसे लंका तबाह हो गया, उसके पास कुछ नहीं है। इतनी मुफ्त में प्रसाद बांटा जा रहा है, हर सरकारें बांट रही, गैस देंगे, क्यों देगो गैस हमको भाई, हमको काम दो तो हम काम से गैस खरीदेंगे, हमको काम चाहिए, हमको फोकट मिलना चाहिए। अब फोकट में काम आने वाली चीज़ें फोकट के आदमी को तैयार कर रही, कोई चरित्र नहीं इसका। जब आदमी को वो कहा जाता ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जब मुफ्त में खाओगे तो मुफ्त को और हो जाओगे। तो जब तक पसीना नहीं बहाओगे, इतने बड़े बड़े अंग्रेजों के ज़माने में आंदोलन हुआ, उन आदिवासियों ने आंदोलन किया, कहीं इतिहास में नाम नहीं आया। अब जब नाम आता है तो लोग कहते हैं बड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इनमें किसी का कद छोटा हो रहा है और किसी का कद बढ़ रहा है। अब कद बढ़ने और घटने का मामला खड़ा हो रहा है देश में। तो ये सारा जो चिंतन है, इन पर हर विषय पर आंदोलन होने की जरूरत है, विमर्श होने की जरूरत है। छोटे छोटे गाँवों में हमने गुजरात में देखा बेटा, वहाँ स्वाध्याय मंडल है जी। तो गांव गांव के लोग पढ़ते हैं और बैठ करके चर्चा करते हैं। तो ये जो परंपरा, पढ़ने की परंपरा जो लुप्त हो गई, विमर्श की परंपरा जो लुप्त हो गई। पहले दिन भर की समस्याएं, शाम को कमरे पर बैठता था आदमी आग तापने के लिए गाँव में गरीबी हालत में, और सब अपनी अपनी समस्याएं बताते थे, बड़ी बड़ी समस्याएं। चौपाल टाइप में बैठ करके चौपाल में बैठ करके समस्याएं हल हो गई, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब चौपालें खत्म हो गई, अपने अपना अहंकार सबका हो गया, हम कौन जाने उसके द्वार पर चौपाल लगती है, हम अपने घर में चौपाल लगाएंगे, अपनी अपनी चौपाल लगाएंगे। इसलिए पूरी समाज की व्यवस्था राजनीति में खत्म कर दी। सर आपने बहुत सारे साहित्य लिखे, और अब आपकी और उम्मीद क्या है अपने आप से? अब लिखने का तभी बहुत मन है बेटा, इसलिए मन है कि अभी चुका नहीं हूँ। वो कहा था शमशेर की एक कविता है कि अभी चुका नहीं हूँ मैं, अभी बहुत कुछ करना है। तो आप ढेर सारे विचार, जैसे बहुत सारे जो तुमसे बात हुई, इन पर बहुतों पर तो लिखा चुका है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसे तुमने बहुत मौजूद सवाल उठाया कि आंदोलनों की क्या ज़रूरत है सर। तो आंदोलनों की बहुत ज़रूरत है बेटा, हर जगह पर विमर्श की ज़रूरत है। आंदोलन बाद में, विमर्श पहले। यदि जो लोग न माने तब फिर आंदोलन चला जाए। अब आज सोचो कि क्या विचित्र स्थिति है देश की, कि एक मैंने जो एक बार सांसद रहा है या विधायक रहा है, उसको 1-1 लाख रुपया पेंशन मिल रही है। वो नौकर तो नहीं था, वो तो सेवक था समाज का ना, तो उसको काहे के लिए दिया रही। इस देश का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन सांसदों, विधायकों, भूतपूर्व विधायकों, और इनको पंजाब में तो भी तुमने देखा कि 7-8 बार जो विधायक था, 708 बार की पेंशन मिलती थी। एक बार की नहीं, 7-8 बार की, तो सब 5-5 लाख पेंशन पा रहे थे। तो ये नए नए राजे तैयार हो गए, लोकतंत्र में राजे। तो ये इस पर भी सोचना पड़ेगा, इस पर भी आंदोलन करें। लेकिन चूंकि जिनके हाथ में सत्ता है उसके लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें कोई पार्टी में मतभेद नहीं होता, किसी नेता में बढ़ा दो। लेकिन यदि किसी कर्मचारी का ये कहा जाए कि समाजी नौकरी दे दो, इसकी जगह पर इतने नौकर रख दो, तो इसके लिए जगह नहीं है। क्या सर ये कह सकते हैं कि सत्ता के गलियारे में जो है साहित्य खो गई है? सत्ता के गलियारे तक साहित्य पहुंचे नहीं। जो साहित्य के थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी साहित्य के थे, लेकिन चूंकि जिस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो पूरी तरह से अटल बिहारी की सरकार नहीं थी, उनकी पार्टी की, तो साहित्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। साहित्य में जबकि उनकी पकड़ थी, समझ थी, और बहुत अच्छी बातें करते थे, उन जैसा सांसद तो कोई हुए नहीं लोकतंत्र में, अटल बिहारी जैसा सांसद नहीं हुआ जी। बोलने में, लिखने में, हर तरह से। तो
वो चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थे तो अपने अनुसार कुछ कर भी नहीं पाए। और दूसरा, ये इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है कि यदि आप कोई काम भी करना चाहो इस तरफ से कि साहित्यकारों के लिए, अब दिक्कत है कि साहित्यकारों के लिए काम करोगे तो हर आदमी, विद्यानिवास में दीवा में थे, उन्होंने एक बार कहा था कि एक संकलन निकाला उन्होंने बिंद के कवियों का, 55-56 में हम 54-55 में थे, सूचना प्रकाशन अधिकारी थे, बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने रीवा के कवियों का परिचय निकाला, कविताएं निकाली, तो दूसरा अंक भी निकालने के सोचे तो उन्होंने लिखा कि हम जो ही पत्थर उठाते हैं तो एक नीचे दबा हुआ कवि बोलता है कि साहब हम भी दबे हैं, हमको भी निकाल लो बाहर। हम नीचे दबे पड़े हुए, तो इतने कवि हो गए हैं, सब दबे पड़े हैं। दो तरह के कवि हो गए, जो आगे आ गए हैं, एक दबे पड़े हैं। तो कविता की स्थिति, लेखकों की स्थिति ऐसे हुई इसलिए भी ज़्यादा हो गई कि उनके अंदर कोई विमर्श नहीं था, ये तात्कालिक उपज थी कविता, उम्र की उपज थी एक तरह से, मैच्योर नहीं थे, वो परिपक्व नहीं थे, परिपक्वता नहीं आई। सर आपने जब लेखन का कार्य किया तो उस समय किसी को आपने अपना आदर्श भी बनाया होगा, किसी न किसी को एक गुरु रूप में बनाया होगा कि ये हमारे गुरु हैं और इनसे हमें सीख करके आगे बढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं बनाया, इसलिए ऐसा नहीं बनाया कि बहुत लोग प्रभावित कर रहे थे, जी बहुत लेखक, जैसे प्रेमचंद प्रभावित कर रहे थे उधर, इधर अजय भी प्रभावित कर रहे थे, जबकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जैनेन्द्र भी मुझे प्रभावित कर रहे थे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी प्रभावित कर रहे थे। तो एक मिक्स जो है, क्योंकि मैं किसी एक दल का, एक विचारधारा का नहीं होना चाहता था। अच्छी बातें यदि ये कह रही हैं, इस तरफ से आ रही हैं, तो उसको स्वीकार करने में हमको कभी परहेज नहीं हुआ, न विचारों में, न कहानियों में लिखने में। कहानियों में मैंने कहानी, उस समय बड़ी चर्चित कहानी, मैंने कहानी लिखी थी जिसमें कि गांव की एक लड़की के जब पिताजी मर जाते हैं, लड़के भाई नहीं उसके, तो वो उनका संस्कार करती है। आज से 30-40 वर्ष पहले की कहानी है। अब उस समय की ये कहानी एक नई क्रांति थी, और आज देख रहे हो कि सब लड़कियां काम कर रही हैं। तो एक संकेत चला जाता है, एक अपने मन में बात आई कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या अकेला ठेका उसी ने लिखा है, तो नाम नरक कब तक हम भोगते रहेंगे, कब तक शास्त्र की बातें हम लकीर बना के पीटते रहें कि भाई वही अधिकार उसी को है, जबकि आज जानते हो कि समाज में सबसे अधिक सेवा यदि माँ बाप की कोई कर रहा है तो लड़की कर रही है। फिर वो उसी की जनी है, उसी की है, उसी का खून है ना। अब वो अपने सास ससुर को थोड़ा बैठा करके माँ बाप की सेवा करने चली जाती है। ऐसी लड़कियां हम देख रहे हैं अपने समाज में, ऐसी कहानियां भी हमने लिखी इस तरह की। तो इस तरह के जो समाज में लोग आ रहे हैं, इस तरह एक नई क्रांति तो आ रही है, सोच तो बदल रहा है। और लेखकों के बीच के हमने, जैसे राजेंद्र यादव बड़े कहानीकार थे, बड़े विमर्शकार थे, लेकिन मन्नू के साथ का उनका जो जीवन था, अब मन्नू तभी किताब मन्नू के हम पढ़ने के लिए लाए हैं, अभी परसों खरीद के लाए। ये कहानी आ गई, मैंने कैसे लेखक के दो रूप होते हैं। एक वह जो सामने दिखना चाहता है, समाज में दिखना चाहता है, और एक वह जो अपने घर में होता है, और घर में वह उसके साथ होता है जो उसके से कदमे बड़ी कहानीकार होती है। जी राजेंद्र से कई गुना बड़ी कहानीकार मन्नू है। मन्नू भंडारी तो नहीं रह गई, तो 3 महीने पहले मर गई, बड़ी कहानीकार है, लेकिन उनको इतना टार्चर, ये एक बौद्धिक टार्चर देखो किस तरह होता है कि पत्नी ज़्यादा अच्छा लिखती है, ज़्यादा प्रशंसित होती है, ये उसको पसंद नहीं आया, जबकि बहुत प्रगतिशील बनता था, जनवादी था, बड़ा विमर्शकार था, स्त्री विमर्श का ठेका लेकर चलता था। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श उन्हीं के शब्द हैं, हंस के माध्यम से जो आए। हंस की फाइलें मेरे पास पड़ी सारे उनकी यही छवि दिखाई पड़ती है। सर आपका रुझान बघेली की तरफ भी हुआ, हाँ, तो वही परिस्थितियाँ क्या बनी कि आपका जो झुकाव था अपनी नहीं, भाषा बोली की तरफ अचानक आया? हाँ, ये तो पहले हमने तुमको बताया कि हमने बोली की ताकत बताई कि बोली में कितनी ताकत थी, अवधी में, मैथिली में, ब्रज में, बुंदेली में। हम लोग उस समय आकाशवाणी की स्थापना हुई थी, हम गौरी में थे हम लोग, मैं था, अमोल जी थे, हार्बर शर्मा एक थे हमारे, तीनों लोग हम लोग साथ रहे। अमोल जी अंग्रेजी के अच्छे स्कॉलर थे, संस्कृत में भी लिखते थे, अंग्रेजी में भी, खड़ी बोली में लिखते थे।
और चूंकि मैं पढ़ता था तो मेरी जानकारी कविता क्या है, कहानी क्या है, कैसी लिखी जा रही हैं, मेरी दृष्टि से व्यापक थी उनसे। तो हमने कहा ऐसा है, अमोल जी से कहा हमने, शायद उन्होंने तुम्हारी उस कहानी में कहा, हमने अमोल जी से कहा कि ऐसा है कि आप अग्रेय नहीं हो सकते, सर्वेश्वर नहीं हो सकते खड़ी हिंदी में कविता लिख करके। यदि यही बनना है आपको तो आप बघेली में लिखिए, कविताएं बघेली में लिखिए। अच्छी पकड़ बघेली में उनकी थी, बघेली में कविताएं लिखी, आज बघेली के अच्छे कवि माने जाते हैं। तो उन्होंने बघेली कहानी वो कविताएं लिखना शुरू की, मैंने लेख लिखना शुरू किया, वार्ताएं कहते थे उस समय। और एक भागवत शर्मा हमारे मित्र थे, वो बघेली कहानियाँ लिखते थे। तीनों लोग हम उस समय आकाशवाणी के सबसे हिट लेखक थे। मतलब एक जो जोड़ी थी, हाँ ये बहुत, ये हमारे, हाँ ये हम लोगों की गाँव की जोड़ी थी, आकाशवाणी जो छाई थी पूरी तरह से। फिर इसके बाद हमने भी कहानी लिखना शुरू किया। रामपाल पांडे थे डायरेक्टर थे, बघेली से के लिए बहुत समर्पित आदमी था। तो उन्होंने कहा कि कहानी भी लिखिए, हमने लिखा और कहानियाँ अच्छी बन पाई। अब कैसे बन गई है तो बहुत, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कहानी कोई विषय लिख के सोच करके लिखते हैं तो कहानी अपने कहानी हमको लेकर के चलती है। फिर जो सोच करके हम शुरू करते हैं वो कहानी नहीं बन पाती, वो अपने अनुसार अपनी कहानी बना लेती है। तो ये जो माना कहानी का एक प्रवाह जो है ये अपने से नहीं होता। शुरुआत तो हम करते हैं लेकिन ले जाने का काम वो हमारी अंतस चेतना जो है उस तरफ ले जाती है। तो कोई विमर्श केंद्र में रख करके कहानी नहीं लिखी जाती। जो लोग कहते हैं कि ये स्त्री विमर्श की कहानी है, तो स्त्री विमर्श का खांचा रख लिए और उस पर कहानी फिट कर दिए, ये तो कहानी लेखन नहीं हुआ। प्रेमचंद ने तो कभी स्त्री लेखन इस तरह से नहीं किया कि, जबकि प्रेमचंद सबसे बड़े विमर्शकार हैं। चाहे स्त्री को ले लो, उनकी स्त्रियां कभी हारती नहीं हैं, खाने को नहीं है लेकिन लड़ती हैं। उसकी रात तुमने पढ़ी होगी, बिल्कुल। हल्कू को ऐसे डांटती है वो कि उसके बाप कहे कि गाय हाँक ले जाएगा, पैसा ले लेगा। और उधर वो धनिया इसी तरह से उसको डांटती है, होरी को। तो ये दबंग स्त्रियां हैं, तो ये लोक में ही मिलती है और ये कहानी मिलती है। कहानी ये प्रेमचंद को ले गई है। प्रेमचंद तो पुरुष है लेकिन प्रेमचंद की कहानियां पुरुषों से ज्यादा ताकतवर हैं। तो जब कहानी लिखने हमने भी जब कहानियाँ लिखी या लिखने की लिखता हूँ तो सोचता हूँ कि इस कहानी को इस तरह से लिखूँ, लेकिन जब लिखने लगता हूँ तो कहानी पता नहीं कहाँ चली अपनी दिशा खुद बना अपना रास्ता खुद बना लेती है। हम पीछे रह जाते हैं, आगे निकल जाती है। फिर सर ये बघेली का जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ? बघेली का जुड़ाव एक तो आकाशवाणी से के कारण हुआ। इसके पहले बघेली में अब जब पढ़ाने लगे, टीचर होने के बाद जब पढ़ाने लगे तो हमने देखा कि हम खड़ी बोली तो पढ़ा नहीं रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं मीरा को, हम पढ़ा रहे हैं कबीर को, हम पढ़ा रहे हैं तुलसी को, सूर को। इसमें हिंदी कहाँ है? हम पढ़ा रहे हैं रसखान को। माने वीर गाथा काल से लेकर के रीति काल तक हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो हिंदी के नहीं हैं, बोलियों के हैं। तो जब बोलियों के इतने बड़े कवि हैं और वही आज जाने जाते हैं, उन्हीं को बिहारी के अलावा हमें श्रृंगार का उदाहरण बिहारी से बड़ा कहाँ पाते हैं, उन्हीं के पास चले जाते हैं। तो जो नए खड़ी बोली जो लिख रहे हैं वो आज भी उसके पास तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन कहानियां जो हमने लिखी या जो बघेली में लिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र छोटा है, क्षेत्र छोटा होने का हम लोगों का व्यापक वो रूप नहीं बन पाता कि इनकी कहानियों में क्या है। क्षेत्र भर में चर्चा हो गई, प्रचलित हो गई। क्योंकि समीक्षा भी हम जब इन किताबों की लिखते हैं हम तो खड़ी बोली में लिखते हैं, इसलिए कि खड़ी बोली की समीक्षा दूर तक जाएगी। तो समीक्षा हम खड़ी बोली की, जैसे अभी अभद्र ज्योत में एक बड़ा लंबा काम किया हम लोगों ने, बघेली का समग्र गद्य प्रकाशित करवाया। बघेली में जितना गद्य मिलता है, कौन कौन लिखते हैं, कौन, इस तरह एक बड़ा काम हुआ था। ये अवधि के माध्यम से हुआ, जिसकी यात्रा में हम लोग गए थे भी। तो ये जब समग्र रूप से काम होता है तब पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अवधि वालों ने हमको जब कहानियाँ हमारी सुनी और हमारा वक्तव्य उस पर सुना तो उन्होंने कहा हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इससे भी लिखा जा सकता है। जब हमने कहा आप लोगों ने तो बहुत काम किया है लेकिन मौलिकता इस तरफ आएगी, आप पढ़ें खूब लेकिन उसको सोचें अपने ढंग से, खून से आप से उसका जो जुड़ाव हो तो उसका जो रक्त बहे तो आपका हो, वो जैसे मिट्टी भरे हो आपकी,
आपने ग्रहण किया, ठीक मार्क्सवाद से ग्रहण किया, हमने रूस से माध्यम से लिया, लेकिन रोटी जो है वो केक ना हो, हमारी रोटी हो, रोटी ही रह जाए, रोटी केक ना रह बने। जाए हमारी, केक न बन जाए, ब्रेड न बन जाए, हमारी रोटी ही रहे जो उसी आंच में है। माना कि आज वो आंच से नहीं सीखती, आज गैस से सीखती है, लेकिन यदि जो सूंधी महक हमारी कभी लगे याद कि चलो आज अंगाकर खाएंगे रोटी की, तो वो अंगाकर के लिए हमारे पास कंडा मिल जाए, हमारे पास ऊपरी मिल जाए, तो उसके माध्यम से हम बना खा सकें। इसलिए हमारा झुकाव इस तरफ है। और आज भी आज खानों में भी देखो तुम, तो अब तो अंग्रेजी खाना कहाँ तक पहुँच गया, जी। लेकिन जब देसी खाना खाओ तो स्वाद भी आता है, पेट भी ठीक रहता है, बीमारी भी नहीं आती, तो लगता है कि देसी ज़्यादा ठीक। ठंडा में तो कोका कोला नहीं, ठंडा माने घड़े का पानी। जी बिल्कुल। हम्म। सर, एक कवि, साहित्यकार, कहानीकार होने के नाते आपकी जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या है? अब भविष्य की योजनाएं तो वही है, जब तक जिए तब तक लिखते रहें। यही चाहता हूँ कि जब तक है सांस चलती है तो लिखते रहें, लोगों को संदेश देते रहें, क्योंकि लिखने से बड़ा संदेश कुछ नहीं होता। जी। और अच्छा लगता है जब लेख जिस दिन छपता है 4-6-10 फोन आ जाते हैं, तो पूछते भी हैं लोग कि क्यों सर जो आप लिख रहे हैं ये लोग क्या समझ रहे हैं। हमने कहा ये हमारा काम नहीं है समझना, यदि तुम्हारे तक बात पहुंची है और आपको लगी है तो आप भी कहीं बैठते होंगे तो चर्चा तो करते होंगे, 2 लोगों तक बात कही गई नहीं। हमने कहा साहित्य कोई बदलाव नहीं करता, साहित्य पढ़ करके रूस में क्रांति नहीं हुई कि साहित्य पढ़ा तो रूस में क्रांति हुई। रूस की क्रांति वहाँ की मजबूरी थी, गरीबी थी, तानाशाही थी, इसलिए रूस में क्रांति हुई। साहित्य क्रांति नहीं करता। हाँ, साहित्य एक बल देता है, उसको वैचारिक बल देता है। राजनीति भी सत्ता आती साहित्य के पास कि भाई तुम्हारे साहित्य में जो है ये हमारा क्या मेल खाता है, वो आए, हम न जाएं उसके पास। सर, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनके लिए आपका क्या संदेश है? इनके लिए हमारा एक संदेश है, यदि माने हमारे दर्शक, तुम्हारे दर्शक माने इस बात को, तो पढ़ने का काम करें, पढ़ें, क्योंकि लोगों ने मोबाइल देखना शुरू कर दिया है, तो दुनिया सिमट गई है और वहाँ मारा मारी के अलावा, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जो बात आपको दिमाग में सोचने के लिए मजबूर करे वो चीज़ें पढ़िए, देखिए। किताबों को पढ़ना खत्म होता जा रहा है, किताबों को लौटिए। यदि जिंदगी चाहते हैं आप, जीवन चाहते हैं, उदाहरण चाहते हैं, उठा कर देखें। आप अपने रामायण पढ़ें, आप महाभारत पढ़ें, कितने जीवन दर्शन हैं। महाभारत को उठा के पढ़ते हैं, सोच संसार भर में जो कहीं नहीं है, संसार भर के किसी साहित्य में जो नहीं है वो हमारे महाभारत, इतना बड़ा विशाल जीवन दर्शन है। हर तरह के अत्याचार, हर तरह के सद्व्यवहार, सब कुछ अपने यहाँ सब कुछ मिलेगी, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। मतलब मनुष्य प्रवृत्ति जो भी है वो हमारा सब कुछ उस महाभारत में हमारे है। महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब छूटा। सतोगुण से लेकर के तमोगुण, रजो तमो सतो सब कुछ है, सारे गुण उसमें हैं। सब गुण है। अब ये तलाशना आपका काम है। तो हमारा तो दर्शकों से यही अनुरोध है कि पढ़ें, खूब मनन करें, विमर्श करें, बैठें, आपस में चर्चा करें, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए चर्चा करें, लेन देन के लिए चर्चा करें। मैं अभी भी जाता हूँ गाँव में, तो जो सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है उसके पास भी बैठता हूँ, बड़ी अच्छी बातें उससे मिलती हैं। ऐसे ऐसे मुहावरे कहीं सुना देता हो तो लगता है कि अरे हमारी सारी पढ़ाई लिखाई एक मुहावरे के से में पिट गई इसकी। बिल्कुल। हाँ, इतने अच्छी बातें आ जाती हैं। तो ये बड़ा भारी कोश है साहित्य का, तमाम बिखरा हुआ। और ये साहित्य का से दूर होते जाना, पढ़ने के वजह से दूर होना। आप याद करो, हम लोगों को याद है कि जब कहीं यात्रा में निकलते थे, घूमने निकलते थे, तो अक्सर होता था कि बस में, ट्रेन में हर किसी के हाथ में कोई न कोई पत्रिका होती थी। अब किसी के ट्रेन में, अभी पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, ट्रेन यात्रा करता हूँ, किसी के हाथ में एक किताब नहीं होती, सिर्फ मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है, उसी में लड़के लगे। तो ये माने पढ़ने के से विरक्ति है ना। सफर में निकले हो, आनंद लेने के लिए पढ़ो, आनंद के लिए निकले हो तो आनंद लो। जिंदगी का आनंद तो बाहर निकलने पर है ना। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच में डॉक्टर श्री चंद्रिका प्रसाद चंद्र जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए
आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, सर सर। आप इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र को बहुत बहुत बधाई, उसने बहुत दिन बाद याद किया। और हम अपने आप में तो हम लोग कुछ नहीं हैं, हाँ थोड़ा सा जो पढ़े लिखे थे कुछ कह दिए, ऐसा कुछ नहीं, इनको गुमान है इस तरह का। और अब उपलब्धि की भी कोई बहुत इच्छाएं नहीं है, जो लड़के रहेंगे पढ़ेंगे किताबें नहीं सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्ती के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।